में हर एक मतलब जो स्टैंडर्ड ग्रुप्स हमने अभी तक पढ़े हैं उन ग्रुप्स में देखा था कि एलिमेंट्स का ऑर्डर जो है वो क्या होगा, हर एक एलिमेंट का ऑर्डर आपने देखा था क्या होगा। तो लास्ट में हमने बात की थी सी स्टार पे। सी स्टार में हम इतना देख चुके थे कि अगर वो कॉम्प्लेक्स नंबर जिसकी मॉडुलस वैल्यू 1 नहीं है, वो सी स्टार के एलिमेंट्स जिसकी मॉडुलस वैल्यू 1 नहीं है, उनका ऑर्डर जो है वो आपके पास कितना निकल के आएगा, इनफाइनाइट होगा। एंड जिनकी मॉडुलस वैल्यू 1 है उनका ऑर्डर फाइनाइट भी हो सकता है एंड उनका ऑर्डर जो है वो आपके पास इनफाइनाइट भी हो सकता है। जैसे कि एक एग्जांपल आपने मॉडुलस वैल्यू जिसकी 1 है और उसका ऑर्डर फाइनाइट है, वो एग्जांपल्स हुए 1 -1 देन आई भी हमने देखा था, ये भी क्या है, फाइनाइट ऑर्डर का एलिमेंट है। एक ऐसा एलिमेंट जिसकी मॉडुलस वैल्यू 1 है एंड उसका ऑर्डर स्टिल क्या है, इनफाइनाइट है, उसका एग्जांपल आपने देखा था cos 1 + i sin 1। अब आप क्या स्पेसिफिकली बता सकते हो कि मोड z जब 1 है तो ऐसे कौन से एलिमेंट्स होंगे जिनका ऑर्डर फाइनाइट होगा और किसका ऑर्डर इनफाइनाइट होगा। मतलब इतना भी आपने देख लिया था कि जो ये एलिमेंट है cos 2π/n + i sin 2π/n, इस एलिमेंट का ऑर्डर n कोई नेचुरल नंबर है तो इस एलिमेंट का ऑर्डर जो है वो हमारे पास निकल के आता है n को 1 लिया तो ऑर्डर 1 होगा, n को 2 लिया तो ऑर्डर 2 होगा एंड सो ऑन। तो मुझे अब ये देखना है कि मतलब पूरा स्पेसिफिकली देखना है, प्रॉपरली देखना है कि आपके पास एग्जैक्टली कौन से एलिमेंट्स है जिनका ऑर्डर फाइनाइट होगा, एग्जैक्टली कौन सी वैल्यूज है जिसके लिए मोड z 1 है एंड उसका ऑर्डर इनफाइनाइट है। तो वो चीज़ कैसे देखेंगे, क्या किसी ने ट्राई किया है। जब मोड z 1 है तो कौन से ऐसी z है जिसके लिए जिसका ऑर्डर फाइनाइट आ रहा है और कौन से ऐसे z है जिनका ऑर्डर इनफाइनाइट आ रहा है। अगर नहीं किया तो मैं यहीं पे छोड़ रही हूँ, मतलब जो चीज़ें आप नहीं करते आ रहे हैं मैं छोड़ती चलूँगी, आपके लिए लॉस होगा, आपकी चीज़ें मिस होती जाएगी, मतलब कॉन्सेप्ट वीक होते जाएंगे, बट मैं छोड़ती जाऊँगी अगर आप नहीं कर रहे हो, मतलब मैं वो चीज़ नहीं करवाऊँगी अगर आप नहीं करते आ रहे हो काम। मतलब ये चीज़ आप खुद से देखोगे, अगर आप सिर्फ लेक्चर लगा रहे हो और लेक्चर देखने के मतलब लेक्चर लगाने के बाद जरा सा भी वर्क नहीं कर रहे हो, मतलब इवन हाफ आवर भी आप नहीं दे पा रहे हो, तो क्लास अटेंड करने का भी कोई मीनिंग नहीं है। मतलब आप क्लास चाहे छोड़ दो, अगर मतलब क्लास के बाद अगर आपको काम नहीं करना तो चाहे क्लास छोड़ दो, मतलब बेटर वो होगा कि आपके ये जो 1.5 आवर है ये भी बचे। मतलब अगर नहीं करना इसके बाद काम तो बेटर यही है कि ये 1.5 घंटा भी आप वेस्ट मत करो, आपके 1.5 घंटा यहाँ पे वेस्ट हो रहे हैं। ओके, तो मैं इसको छोड़ रही हूँ, ये आपको जब कर लोगे तो इस डाउट पूछ सकते हो, अदरवाइज मैं इसको यहीं पे छोड़ रही हूँ। इसके बाद हमें करनी है प्रॉपर्टीज ग्रुप की, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स की। मैम इस टाइप के अलावा एलिमेंट नहीं मिल पाए। किस टाइप के एलिमेंट्स। cos 2π/n + iota sin 2π/n के इसका ऑर्डर फाइनाइट होता है, इसके अलावा और एलिमेंट नहीं मिल पाए मेरे को। जैसे अगर मैं इस टाइप से सोचती हूँ, cos मैंने ले लिया 2π/n को मैंने लेट से 5 लिया और यहाँ पे i sin 2π/5, इसका ऑर्डर तो आपको पता है कि 5 आएगा, इसके अलावा कुछ चाहिए था तो मैंने क्या कर दिया, इधर 4 से जस्ट मल्टीप्लाई कर दिया। इसका ऑर्डर अगर आप देखोगे, इसको मैं 5 टाइम्स ऑपरेट करूँगी, मतलब 5 टाइम्स अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगी तो आपके पास यहाँ पे निकल के आएगा डी मोवरेज थ्योरम से cos 8π + i sin 8π। तो ये 2π का मल्टीपल है तो ये 1 हुआ, ये 0 हुआ तो ये 1 आ रहा है। इट मीन्स दैट इसका ऑर्डर या तो 5 हो रहा है या फिर 5 से छोटा हो रहा है। मतलब इसके अलावा मैंने आपको एक एलिमेंट दे दिया है, मतलब इस टाइप इस फॉर्म को छोड़ते कोई एलिमेंट मैंने आपको दे दिया है जिसका ऑर्डर फाइनाइट है। मतलब क्या आप गेस कर सकते हो कौन से ऐसे एलिमेंट्स होंगे जिनका ऑर्डर फाइनाइट आ सकता है। न्यूमरेटर में मैम 0 1 2 3 अप टू n-1 तक कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करा सकते हैं। हाँ, अगर मैं 0 से n-1 के अलावा कोई और करवाती हूँ उसमें क्या प्रॉब्लम आएगी। 0 से n-1 को छोड़ते मान लिया n+1 से करवाया तो कोई दिक्कत है। नहीं मैम, वो फिर से रिड्यूस हो जाएगा बट उसके में तो सेम नंबर ही मिलेगा ना, हाँ, नंबर रिपीट सेम होने मिलेगा, से। बट ये तो नहीं, मतलब ये तो नहीं कह सकते ना कि सिर्फ
0 से n-1 ही हम ले सकते हैं, लेने में हम कोई भी नेचुरल नंबर ले, वो अलग बात है कि आपके पास उसके बाद रेपिटेशन होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो इन मतलब आप इन एग्जैक्टली कौन से एलिमेंट्स आएंगे जिनका ऑर्डर फाइनाइट होगा? It's 7. पाई का रैशनल मल्टीपल है। हाँ, जो रेशनल मल्टीपल आएंगे मतलब 2 पाई होना चाहिए, और इधर आपके पास एक रेशनल मल्टीपल आ रहा है। रेशनल मतलब मल्टीपल मतलब कि इस टाइप से 2 पाई इंटू सम रेशनल नंबर। रेशनल नंबर तो आप लिख सकते हो p ओवर q की फॉर्म में। p एंड q यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? इंटीजर्स। तो जब आपके पास थीटा ये है तब आपके पास ऑर्डर फाइनाइट आएगा, अदरवाइज ऑर्डर जो है वो इनफाइनाइट आएगा। इस चीज़ को प्रूव करते हैं कि मुझे ये पता है कि जब मोड z 1 नहीं है उनका ऑर्डर तो इनफाइनाइट है। हमें बात उनके लिए करना है जिसकी मॉडुलस वैल्यू जो है वो आपके पास क्या आ रही है? 1 आ रही है। तब देखना है ऑर्डर क्या होगा। अगर मॉडुलस वैल्यू 1 है तो g की पोलर फॉर्म में क्या लिख सकते हो? रिजल्ट हम ये प्रूव कर रहे हैं कि ऑर्डर ऑफ g इज फाइनाइट। ग्रुप के बाद ग्रुप कौन सा है? सी स्टार है। इफ एंड ओनली जब ऑर्डर ऑफ जी को आप किस फॉर्म में लिख पाओ? cos 2 पाई m ओवर n मतलब 2 पाई का रेशनल मल्टीपल i sin 2 पाई m ओवर n। m एंड n क्या है? यहाँ पे इंटीजर्स है। फॉर सम m n बिलोंग्स टू z, ये हम कह रहे हैं। अगर मैं z को g को इस फॉर्म में लिख पा रही हूँ तब आपके पास ऑर्डर फाइनाइट आएगा। एंड अगर ऑर्डर फाइनाइट है तो डेफिनेटली g जो होगा वो इस फॉर्म में होगा, किसी और फॉर्म में नहीं हो सकता। ये हमें प्रूव करना है। तो c इन द ग्रुप c स्टार। तो हम ये तो प्रूव कर चुके हैं पहले से, जब मोड g 1 नहीं है, जिसकी मॉडुलस वैल्यू 1 नहीं है, उसका ऑर्डर इनफाइनाइट है। काम किस पे करना है? जब मॉडुलस वैल्यू जो है वो आपके पास क्या है? 1 है। g की मॉडुलस वैल्यू जो है वो क्या है? 1 है। इधर ऑर्डर g लिखते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। मोड g एंड ऑर्डर ऑफ g। तो अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर की मॉडुलस वैल्यू 1 है, उसकी पोलर फॉर्म किस टाइप से दिखेगी आपके पास? cos थीटा प्लस i sin थीटा। हाँ, इन जनरल होती है r cos थीटा प्लस i sin थीटा। r रिप्रेजेंट कर रहा है g की मॉडुलस वैल्यू, क्योंकि मॉडुलस वैल्यू 1 है, इट मींस दैट r क्या है? 1 है। तो g हमारे पास आया cos थीटा प्लस i sin थीटा। ओके, अब मुझे देखना है, ये चीज़ देखनी है कि ऑर्डर ऑफ g इज फाइनाइट इफ g इज ऑफ दिस फॉर्म। तो मैंने मान लिया कि लेट्स से ऑर्डर ऑफ g फाइनाइट है, तो मुझे प्रूव करना होगा g जो है वो इसी फॉर्म में है। आपने माना ऑर्डर ऑफ g फाइनाइट है, तो आपको प्रूव करना है कि g इसी फॉर्म में है। फाइनाइट है तो मैंने मान लिया कि लेट्स से इसका ऑर्डर क्या है? कुछ x है, कुछ t है। ठीक है, g का ऑर्डर फाइनाइट है तो मैंने मान लिया t है, और t क्या है? नेचुरल नंबर है। g का ऑर्डर t है, इट मींस दैट g को मैं t टाइम्स ऑपरेट करूंगी तो आइडेंटिटी आएगा। तो यहाँ से मैं बोल सकती हूँ g पावर t जो है वो आइडेंटिटी होगा। अब g पावर t जब आप करोगे, डी मोवरिज थ्योरम से कह सकते हो ये t जो है इस थीटा के साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो आपके पास आएगा cos t थीटा प्लस i sin t थीटा। c स्टार की आइडेंटिटी एलिमेंट 1 होती है, तो यहाँ पे 1 आया। अब लेफ्ट में एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, राइट में एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। रियल एंड इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर किया तो यहाँ पे cos t थीटा 1 आ रहा है और sin t थीटा 0 आ रहा है। अब sin t थीटा 0 कब होता है? जब t थीटा मतलब एंगल जो है sin x 0 कब होता है? जब x क्या हो? पाई का इंटीग्रल मल्टीपल हो। तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ t थीटा जो है वो n1 पाई टाइप का होगा, वेयर n1 बिलोंग्स टू इंटीजर। अब ये t थीटा की मैंने वैल्यू यहाँ डाली, तो ये क्या आएगा? cos n1 पाई इक्वल टू 1। n1 के बारे में यहाँ से अब मैं क्या बोल सकती हूँ? क्या चीज? होगा मैम। एग्जैक्टली 2 तो नहीं बोल सकते ना, सिर्फ cos 2 पाई 1 थोड़ी होता है। पाई मतलब cos 4 पाई cos 6 पाई। मैम इवन मल्टीपल ऑफ एनुअल इवन होगा, तो मैंने मान लिया
m जो है वो m1 क्या है, एक इंटीजर है, ठीक है। n1 हमारे पास ये आया एग्जैक्टली। अब n1 m2 m1 है, मैंने इसमें वैल्यू पुट की, तो t थीटा जो है वो आपके पास क्या आ जा रहा है, 2m1 पाई। तो जो ये t थीटा है वो आपके पास 2m1 पाई है। इट मीन्स दैट थीटा हमारे पास क्या आ रहा है, 2m1 पाई ओवर t आ रहा है। थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, 2m1 पाई ओवर t आ रही है। ये वैल्यू, यही तो हमें प्रूव करना था कि जब ऑर्डर ऑफ g फाइनाइट है तो मुझे ये दिखाना था थीटा जो है वो इस टाइप का होगा। तो हमने यही दिखाया, थीटा जो है वो 2 पाई इंटू सम रेशनल नंबर। सम रेशनल नंबर मतलब कि p/q की फॉर्म में। तो ये m1 इंटीजर है, t इंटीजर है, इट मींस दैट m1 ओवर t क्या हो रहा है, एक रेशनल हो रहा। तो इसको मैं लिख सकती हूँ 2 पाई इंटू m1 ओवर t। तो हमने दिखा दिया कि थीटा जो है वो एक रेशनल मल्टीपल है 2 पाई का। इट मीन्स दैट हमारा काम हो गया, जब ऑर्डर ऑफ g फाइनाइट है तो मैंने प्रूव कर दिया g जो है वो इसी फॉर्म में होगा। तो यहाँ से प्रूफ हो जा रहा है कि g जो है वो आपके पास कुछ इस टाइप से दिखेगा। cos थीटा जो है वो 2 पाई m1 ओवर 2 है प्लस i साइन 2 पाई m1 ओवर t है। ओके, देन कॉन्वर्सली भी करना है कि अगर g इस फॉर्म में है तो ऑर्डर फाइनाइट होगा। तो जब g इस फॉर्म में है तो ऑर्डर फाइनाइट दिखाना है। तो आप कैसे दिखा सकते हो, ये चीज़ इजी है। कॉन्वर्स पार्ट हम करते हैं। ऑर्डर फाइनाइट कैसे दिखाएंगे जब g इस फॉर्म में है। मैम जी रेज टू पावर टी कर दी। g रेज टू पावर एंड ले लेंगे। हमें तो ये दिखाना है कि ऑर्डर फाइनाइट है। तो अगर मैं ये दिखा दूं कि g पावर 7 आइडेंटिटी है तो आप ये तो कह सकते हो ना कि इसका ऑर्डर फाइनाइट है और लेस देन इक्वल टू 7 है। तो मुझे जस्ट एक इंटीजर चाहिए सच दैट g पावर n क्या हो, आइडेंटिटी हो, नॉन जीरो इंटीजर चाहिए। मतलब पॉजिटिव इंटीजर भी आप कह सकते हो एक बार के लिए, नेगेटिव पे अभी काम नहीं किए। तो यहाँ पे साइन 2 पाई m ओवर n जो था, मैं यहाँ पे सबसे पहले मैंने g पावर n को देखा। g पावर n को देखा तो आपके पास ये आ रहा है cos 2 पाई। डी मूविस थ्योरम लगाएंगे तो n कट जाएगा तो सिर्फ इतना बचेगा। 2 पाई का मल्टीपल इंटीग्रल मल्टीपल है तो cos की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। 2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल है तो साइन की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। तो ये आपके पास 0 आ रहा है। तो g पावर n करने पे हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट आ रहा है। इट मीन्स दैट मैं इसके ऑर्डर के बारे में क्या बोल सकती हूँ, n आपके पास एक इंटीजर था, नीचे है तो नॉन जीरो है, ये तो हमें पता है। यहाँ पे मैं n इंटीजर है, फॉर सम m बिलोंग्स टू z एंड n बिलोंग्स टू नॉन जीरो कर देते हैं। तो g पावर n करने पे 1 आ रहा है। तो इट मीन्स दैट ऑर्डर ऑफ g के बारे में क्या बोला जा सकता है, लेस देन इक्वल टू रहेगा। हाँ, बट n इंटीजर भी हो सकता है, जैसे कि n नेगेटिव भी हो सकता है। g पावर -7 1 है, g पावर -7 अगर आइडेंटिटी है तो अब आप ये कहोगे कि ऑर्डर ऑफ g इज लेस देन इक्वल टू -7। टोटल सोच रहेगी। हाँ, ये हम बोल सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ g जो है वो लेस देन इक्वल टू मोड n है। मोड n कैसे आया, ऐसे सोचो जैसे g पावर -7 अगर 1 था, नेगेटिव में अगर n होता तो लेट्स से 7 है, n की वैल्यू क्या है, -7 है, तो ये है। मैंने क्या किया, दोनों तरफ इस इक्वेशन में g पावर 7 से ऑपरेट किया, प्री ऑपरेट किया। g पावर 7 से जब प्री ऑपरेट आप करोगे तो लेफ्ट में तो आइडेंटिटी आ गया और राइट में आपके पास क्या आ गया, g पावर 7 आइडेंटिटी, g पावर 7 आ गया। मतलब हम ये कह सकते हैं कि g पावर n इज आइडेंटिटी इफ एंड ओनली g पावर -n इज आइडेंटिटी। तो हमें ये पता चला अगर g पावर 9 आइडेंटिटी है तो g पावर -9 भी आइडेंटिटी होगा। g पावर 100 आइडेंटिटी है तो g पावर -100 जो है वो भी आइडेंटिटी होगा। तो यहाँ पे अगर n नेगेटिव भी हुआ, जैसे n अगर -8 भी हुआ, तब भी हम लिख सकते हैं कि g पावर 8 तो एटलीस्ट 1 होगा। मतलब g पावर -8 अगर आइडेंटिटी आ गया तो g पावर 8 भी आइडेंटिटी आएगा। तो हम कह सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ g जो होगा वो लेस देन इक्वल टू 8 होगा। मतलब मैं ये कह सकती हूँ g पावर n अगर आइडेंटिटी है तो g पावर मोड n जो है वो भी आपके पास क्या होगा, आइडेंटिटी होगा। हमने ये प्रूव कर दिया g पावर n आइडेंटिटी तभी होते हैं जब g पावर -n आइडेंटिटी होते हैं। इट मीन्स दैट g पावर n अगर आइडेंटिटी है तो g पावर मोड n जो है वो भी आपके पास क्या होगा, आइडेंटिटी होगा।
अब मोड n तो एक नेचुरल n एक नॉन जीरो इंटीजर था, इट मीन्स दैट मोड n एक क्या है, नेचुरल नंबर है। तो अब मैं कह सकती हूँ कि मुझे एक पॉजिटिव इंटीजर मिल चुका है सच दैट g पार दैट इंटीजर इज आइडेंटिटी, सो ऑर्डर ऑफ g जो है वो लेस देन इक्वल टू मोड n आया। इट मीन्स दैट मैं ये कह सकती हूँ कि ऑर्डर ऑफ g जो है वो क्या होगा, फाइनाइट होगा। ठीक है, तो हमने सी स्टार में पूरा प्रॉपरली देख लिया है कि किन एलिमेंट्स का ऑर्डर फाइनाइट होगा और किन एलिमेंट्स का ऑर्डर इनफाइनाइट होगा। ऑर्डर फाइनाइट इन्हीं एलिमेंट्स का हो सकता है, इनके अलावा कोई और एलिमेंट्स आपको नहीं मिलेंगे। अब ये एलिमेंट्स फाइनाइट है, इनफाइनाइट है, अगर इनफाइनाइट है तो काउंटेबली इनफाइनाइट है या फिर अनकाउंटेबल है। मैम काउंटेबल इन्फिनिटी। रेशनल टू पाइटर रेशनल मल्टीपल, तो रेशनल्स कितने होते हैं आपके पास, काउंटेबली इनफाइनाइट होते हैं। इट मीन्स दैट ऐसे जी जिनका ऑर्डर फाइनाइट है वो भी आपके पास क्या है, काउंटेबली इनफाइनाइट है। नंबर ऑफ रेशनल्स आपको पता है, सेट ऑफ रेशनल्स आपको पता है, काउंटेबली इनफाइनाइट सेट है, तो उससे मैं बोल सकती हूँ कि फाइनाइट ऑर्डर के एलिमेंट सी स्टार में क्या है, काउंटेबली इनफाइनाइट है। तो एज ए करोलरी इस रिजल्ट की, एज ए करोलरी मैं इसको लिख रही हूँ कि number of elements of finite order in C star is countably infinite. देन आगे चलते हैं प्रॉपर्टीज पे। सबसे पहले है कि लेट से जी मैंने एक ग्रुप लिया, बाइनरी ऑपरेशन के साथ में लिटरी नहीं लिटरी तो ये अंडरस्टूड है, इसके साथ एक बाइनरी ऑपरेशन अटैच्ड है। ए एंड एक्स तो एलिमेंट्स है जी के, तो आप बोल रहे हो देन कि एक्स इनवर्स ए एक्स का ऑर्डर जो है वो इक्वल होगा ऑर्डर ऑफ ए के। एक्स कोई भी आर्बिट्री एलिमेंट है जी का, तो एक्स इनवर्स ए एक्स का ऑर्डर वही है जो ए का ऑर्डर है। इधर मैंने इधर किसी एलिमेंट के इनवर्स, मतलब इधर मैंने किसी एलिमेंट से मल्टीप्लाई किया, ऑपरेट किया, उसके इनवर्स से लेफ्ट में ऑपरेट किया हुआ है, तो ऑर्डर में जो है वो आपके पास चेंज नहीं आएगा, ये चीज़ बोला जा रहा है। इन एलिमेंट्स को आप कंजुगेट एलिमेंट भी बोलते हो, ओके, ये चीज़ बाद में देखेंगे। अभी सिर्फ इतना प्रूव करना है हमें कि इन दोनों एलिमेंट्स का ऑर्डर जो है वो क्या होगा, फाइनाइट होगा, इक्वल होगा। तो सबसे पहले आपको ये प्रूव करना होगा कि अगर इसका ऑर्डर फाइनाइट है, लेट से n है, तो इसका ऑर्डर भी n है, एंड अगर इसका ऑर्डर इनफाइनाइट है तो आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि इसका ऑर्डर जो है वो भी क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। ओके, तो मैंने केस 1 लिया कि लेट ऑर्डर ऑफ x इनवर्स ax इज फाइनाइट, से आपने मान लिया कि n है। तो प्रूफ क्या करना है कि इनका ऑर्डर बराबर है, मीन्स दैट हमें प्रूफ करना है कि a का ऑर्डर जो है वो भी क्या आएगा, n ही आएगा। x इनवर्स ax का ऑर्डर n है, मीन्स दैट x इनवर्स ax को अगर मैं n टाइम्स ऑपरेट करूंगी तो क्या आएगा, आइडेंटिटी आएगा। अब यहाँ से मुझे देखना है ये x इनवर्स ax को जब n टाइम्स ऑपरेट करेंगे तो क्या आएगा। तो पैटर्न बनाते हैं पहले, x इनवर्स ax को अगर मैंने 1 टाइम ऑपरेट किया तो ये सेम ही रहा x इनवर्स ax। x इनवर्स ax को अगर मैंने 2 बार ऑपरेट किया तो ये आएगा x इनवर्स ax डॉट x इनवर्स ax। x डॉट x इनवर्स आइडेंटिटी बना, a को आइडेंटिटी के साथ ऑपरेट करूंगी तो a ही आएगा, तो यहाँ पे आपके पास x इनवर्स a डॉट a, तो ये a पार्ट 2 बन जाएगा x। देन x इनवर्स ax को 3 टाइम्स ऑपरेट किया तो यहाँ पे आएगा x इनवर्स ax पार्ट 2 x इनवर्स ax। x इनवर्स ax को जब हमने 2 टाइम्स ऑपरेट किया था तो ये इतना आया था, तो मैंने ये वैल्यू डाल दी, और x इनवर्स ax एज इट इज। अब ये आइडेंटिटी है, a स्क्वायर तो e के साथ ऑपरेट करेंगे तो a स्क्वायर रहेगा, फिर a स्क्वायर तो a के साथ ऑपरेट किया तो a क्यूब आ गया, तो मतलब कि ये आपके पास बन गया x इनवर्स a क्यूब x।
तो इन जनरल आप क्या बोल सकते हो कि x इनवर्स ए एक्स को जब हम n टाइम्स ऑपरेट करेंगे तो क्या होगा। इसको n टाइम्स ऑपरेट करेंगे तो क्या आएगा। मैम एक्स इनवर्स ए की पावर एन एक्स। हाँ, ये चीज x इनवर्स सेम रह रही है, x सेम रह रही है, हर में x इनवर्स पहले x लास्ट में। अगर 2 लिया तो a पार 2, 3 लिया तो a पार 3, 1 लिया तो a पार 1, तो यहाँ पे n लिया तो आपके पास क्या आ जाएगा a पार n, और x इनवर्स x ये पहले ये बाद। प्रूफ अगर पैटर्न से देख सकते हो वो चीज़ हमें पता चल रही है। इन जनरल अगर आपको प्रूफ करना भी है तो आप PMI से प्रूफ कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे मैंने लिखा x इनवर्स a पार n x इज आइडेंटिटी। अब मुझे ए के बारे में जानना है, तो मुझे यहाँ पे x इनवर्स और x को हटाना है तो मैंने क्या किया, x से पहले प्री ऑपरेट किया। x से अगर प्री ऑपरेट करोगे तो यहाँ पे तो सिर्फ आपके पास a पार n x बच जाएगा और यहाँ पे x डॉट ई x आ जाएगा। देन x इनवर्स से आपने क्या किया, पोस्ट ऑपरेट किया तो ये वाली चीज़ हट जाएगी। अब x डॉट x इनवर्स आइडेंटिटी, और यहाँ पे पोस्ट ऑपरेट किया तो x डॉट x इनवर्स क्या आ जाएगा, आइडेंटिटी। तो हमारे पास आ गया a पार n जो है वो आइडेंटिटी है। n क्या था, x इनवर्स ax का ऑर्डर था। इट मींस दैट n डेफिनेटली आपके पास क्या है, एक नेचुरल नंबर है। तो a पार n आइडेंटिटी आ रहा है, इट मींस दैट ऑर्डर ऑफ a के बारे में क्या बोल सकते हैं। मॉडर्न कि ऑर्डर ऑफ ए जो है वो फाइनाइट होगा, और क्या है, स्मॉलेस्ट ऑर्डर ऑफ ए आपके पास स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर होता है। तो यहाँ से हमें ये पता चल रहा है कि ऑर्डर ऑफ ए जो है वो फाइनाइट आने वाला है, क्योंकि एटलीस्ट हमें एक पॉजिटिव इंटीजर मिल रहा है जिसके लिए ए पार एन आइडेंटिटी आ रहा है। तो फाइनाइट होगा एंड इस एन से छोटा होगा या फिर इस एन के इक्वल होगा, क्योंकि ऑर्डर ऑफ ए सबसे स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर है, ये जस्ट एक पॉजिटिव इंटीजर है। तो ऑर्डर ऑफ ए लेस देन इक्वल टू, यहाँ से मैं लिख सकती हूँ ऑर्डर ऑफ ए इज फाइनाइट एंड ऑर्डर ऑफ ए जो है वो आपके पास लेस देन इक्वल टू एन आ रहा है। आगे हमें प्रूव करना है कि एग्जैक्टली इसका ऑर्डर जो है वो एन है। इट मींस दैट एन ही सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर है जिसके लिए ए पार एन आइडेंटिटी आ रहा है। तो मैंने मान लिया कि लेट्स से ए पार एम आइडेंटिटी है, तो आपको क्या प्रूव करना पड़ेगा कि m जो है वो लेट ए पार m आइडेंटिटी है फॉर सम m बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। मुझे प्रूव करना है कि a का ऑर्डर n ही है। इट मींस दैट आपको ये दिखाना पड़ेगा कि m जो है वो हमेशा n से बड़ा या इक्वल आएगा, m से छोटा नहीं हो सकता, क्योंकि m से छोटा हुआ तो ऑर्डर n नहीं रहेगा आपके पास। प्रूव करना है कि ऑर्डर n है, इट मींस दैट m को मुझे बड़ा दिखाना पड़ेगा। ओके, a पार m आइडेंटिटी है, यहाँ से मुझे x इनवर्स ax के बाद इसके ऑर्डर के बारे में पता है कि इसका ऑर्डर जो है वो आपके पास n है। तो मैं इसको लेके चली, x इनवर्स ax को m टाइम्स ऑपरेट किया। इसको अगर मैं m टाइम्स ऑपरेट करूंगी तो आपके पास आएगा x इनवर्स a पार m, x आएगा, अभी हमने देखा था x इनवर्स एज इट इज, x एज इट इज, m टाइम्स किया तो a पार m बन जाएगा। अब क्योंकि a पार m आइडेंटिटी है तो यहाँ पे आया x इनवर्स e x इनवर्स x जो है वो आइडेंटिटी है, तो ये आइडेंटिटी आ गया। x इनवर्स ax को m टाइम्स ऑपरेट करने पे आइडेंटिटी आ रहा है, एंड x इनवर्स ax का ऑर्डर जो था वो n था। इट मींस दैट m एंड n के बीच में क्या रिलेशन है, m is greater than n। हाँ, क्योंकि x इनवर्स ax का ऑर्डर n था, ये जस्ट एक पॉजिटिव इंटीजर है जिसके लिए x इनवर्स ax पार m आइडेंटिटी आ रहा है। ये सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर है जिसके लिए x इनवर्स ax पार m क्या आ रहा है, आइडेंटिटी आ रहा है। तो m क्या हुआ, ग्रेटर देन और इक्वल टू n हुआ। इट मींस दैट अब मैं क्या बोल सकती हूँ, ये ऑर्डर ऑफ a लेस देन इक्वल टू m था, और हमने दिखाया जब भी a पार m आइडेंटिटी है तो m जो है वो n से बड़ा ही होगा, n से छोटा नहीं हो सकता। तो इट मींस दैट आप ऑर्डर ऑफ a के बारे में अब क्या बोल सकते हैं, n सेम इट्स सेम प्रोसीजर। इसमें क्या आया, मतलब आगे कौन सा प्रोसीजर करने वाले हैं हम। अब तो डायरेक्टली मैं पूछ रही हूँ ना कि ऑर्डर क्या होगा, अभी कौन सा प्रोसीजर होगा।
ठीक है, यहाँ से इतना मैं बोल सकती हूँ कि ऑर्डर ऑफ ए लेस देन इक्वल टू n था। यहाँ पे आपने ये प्रूव कर दिया, जिसे हमने ये प्रूव कर दिया कि ऑर्डर ऑफ ए जो है n मान लीजिए 7 है, तो हमने ये प्रूव कर दिया ऑर्डर ऑफ ए लेस देन इक्वल टू 7 है। और जब भी आपने a बार m आइडेंटिटी लिया तो आपने ये दिखा दिया कि m ग्रेटर देन और इक्वल टू 7 होगा। मतलब 7 से छोटा हमें कभी भी इंटीजर नहीं मिलेगा जिसके लिए a बार t करने पे आइडेंटिटी आ जाए। तो एग्जैक्टली ऑर्डर ऑफ ए आपके पास क्या आएगा, 7 ही आएगा। मतलब यहाँ पे क्या आएगा कि ऑर्डर ऑफ ए जो है वो आपके पास क्या है, n है। ओके, देन मैम लेट्स रिपीट करना संयम। हाँ मैं बड़ा एक बार फॉलो करा तो उसके सुन नहीं पाया। आपकी आवाज प्रॉपर्ली आई नहीं, एक बार रिपीट करना। मैम h टू पावर m इक्वल टू e से हाँ, हाँ वहाँ से मैम फिर एक बार रिपीट करिए। ठीक है। अगर इसमें कंफ्यूजन भी हो रही है, लेट्स से मैं ऐसे स्टार्ट करती हूँ, इसको मैंने हटा दिया एक बार के लिए। और ऑर्डर ऑफ ए जो था वो आपके पास फाइनाइट था और हमने ये प्रूव कर दिया लेस देन इक्वल टू n है। फाइनाइट है तो मैं मान सकती हूँ कि ऑर्डर ऑफ ए कुछ m है। ठीक है, मैंने मान लिया ऑर्डर ऑफ ए, आपको पता है इतना प्रूफ हो चुका था कि ऑर्डर ऑफ ए फाइनाइट है, तो मैंने मान लिया कि ऑर्डर ऑफ ए जो है वो आपके पास m है। ओके, ऑर्डर ऑफ ए m है तो इट मीन्स दैट यहाँ से ऑर्डर ऑफ ए m है तो m लेस देन इक्वल टू n, ये आपके पास आ रहा। देन आगे चलते हैं, ऑर्डर ऑफ ए m है, इट मीन्स दैट a को m टाइम्स ऑपरेट करूंगी तो आइडेंटिटी आएगा। अब मैंने x इनवर्स ax को m टाइम्स ऑपरेट किया, x इनवर्स ax को m टाइम्स ऑपरेट करने पे हमें पता है कि क्या मिलता है, x इनवर्स पहले, ये x लास्ट में, और इधर a की पावर m हो जाती है। अब क्योंकि a पावर m आइडेंटिटी है तो ये आइडेंटिटी आया, ये बना x इनवर्स ex, x इनवर्स x क्या होता है, आइडेंटिटी होता है। तो x इनवर्स ex को m टाइम्स ऑपरेट करने पे आइडेंटिटी आ रहा है। हमें पता था कि x इनवर्स ex का ऑर्डर जो है वो आपके पास क्या है, n है। x इनवर्स ex का ऑर्डर n है और m टाइम्स ऑपरेट करने पे आइडेंटिटी आ रहा है, तो मैं ये कह सकती हूँ n जो है वो सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर था जिसके लिए x इनवर्स ex को n टाइम्स ऑपरेट करने पे आइडेंटिटी आ रहा है। ये जस्ट एक पॉजिटिव इंटीजर है, तो आप लिखोगे सिंस ऑर्डर ऑफ x इनवर्स ax इज इक्वल टू n, इट इम्प्लाइज कि m जो है वो आपके पास ग्रेटर देन और इक्वल टू n होगा, क्योंकि ये ऑर्डर है, ये सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर है, ये जस्ट आपके पास एक पॉजिटिव इंटीजर है। तो यहाँ से मैं इन दोनों चीज़ों से मैं ये लिख सकती हूँ कि m ग्रेटर देन और इक्वल टू n है। यहाँ पे आपके पास आया था कि m लेस देन इक्वल टू n है। अब आप बोल सकते हो बाय 1 and 2 m and n को क्या होना पड़ेगा, बराबर होना पड़ेगा। m क्या था, a का ऑर्डर था, n क्या था, x इनवर्स ax का ऑर्डर था। तो हमने प्रूव कर दिया कि इनका ऑर्डर जो है वो क्या है, सेम। आपको ये डाउट है? क्लियर मैम? ठीक है, देन अभी एक ही पार्ट की है, जब इसका ऑर्डर फाइनाइट है, इसका फाइनाइट है तो प्रूव कर दिया इसका फाइनाइट है और एग्जैक्टली इसी के बराबर है। अब आपको ये भी प्रूव करना पड़ेगा कि इसका ऑर्डर अगर इनफाइनाइट है तो इसका ऑर्डर भी क्या होना पड़ेगा, इनफाइनाइट ही होना पड़ेगा। तो मैंने केस 2 बनाया, लेट्स से ऑर्डर ऑफ x इनवर्स ax जो है वो इनफाइनाइट है। इस केस में मुझे प्रूव करना है कि a का ऑर्डर जो है वो भी क्या होगा, इनफाइनाइट ही होगा। तो एज्यूम कर लेते हैं, प्रूफ बाय कंट्राडिक्शन करते हैं। तो एज्यूम कर लिया कि लेट्स से ऑर्डर ऑफ a क्या है, फाइनाइट है। तो कंट्राडिक्शन मुझे कहीं ना कहीं से लेके आनी है कि मैंने जो ये एज्यूम किया वो चीज़ गलत है। से मान लिया कि n है, इट मीन्स दैट a को n टाइम्स ऑपरेट करूंगी तो आइडेंटिटी आएगा। मैंने क्या करा, x इनवर्स ax को n टाइम्स ऑपरेट किया। हमें पता है x इनवर्स ax को जब n टाइम्स ऑपरेट करते हैं तो पैटर्न से हमने देखा था ये क्या आता है, आपके पास इतना आता है। अब क्योंकि a बार n आइडेंटिटी है तो ये आपके पास ये बना, ये क्या है, e है। तो x इनवर्स ax को n टाइम्स ऑपरेट करने पे आइडेंटिटी आ रहा है, इट मीन्स दैट ऑर्डर ऑफ x इनवर्स ax के बारे में आप क्या बोल सकते हो? मैम बोल सकते हैं कि वो फाइनाइट। हाँ, फाइनाइट है एंड लेस देन इक्वल टू n है, ये मैं बोल सकती हूँ। तो
फाइनाइट आ गया, बट आप हमारा क्या था, इसका ऑर्डर तो इनफाइनाइट था। केस 2 में क्या था, इसका ऑर्डर तो इनफाइनाइट था। इट मीन्स दैट जो चीज़ आपने एज्यूम की है वो गलत है, तो यहाँ पे मुझे कंट्राडिक्शन मिल रही है। इट मीन्स दैट ऑर्डर ऑफ ए तो क्या होना पड़ेगा, इनफाइनाइट होना पड़ेगा। तो ए एक्स इनवर्स ए एक्स का ऑर्डर इनफाइनाइट है, तो ए का ऑर्डर भी क्या आ रहा है, इनफाइनाइट आ रहा है। ओके, ये रिजल्ट प्रूफ हो गया। देन सेकेंड पे आते हैं, प्रॉपर्टी टू। लेट से जी मैंने एक ग्रुप लिया एंड ए एंड बी दो एलिमेंट्स है जी के, तो हम कह रहे हैं कि ऑर्डर ऑफ ए बी जो है वो आपके पास इक्वल होगा ऑर्डर ऑफ बी ए के। दोनों का ऑर्डर जस्ट हम एलिमेंट्स को उल्टा कर दें, मतलब बी को पहले और ए को बाद में लिख रहे हैं, तो ऑर्डर में चेंज नहीं होगा। तो ये चीज कैसे प्रूव करेंगे, ठीक है। इसको प्रूव करने के लिए मैं फर्स्ट की हेल्प ले रही हूँ, प्रॉपर्टी 1 को हेल्प ले रही हूँ, कि हम क्या दिखाएंगे कि ए बी को हमें दिखाना है कि ए बी को क्या आप इस टाइप से लिख सकते हो। ए बी को अगर मैं इस टाइप से लिख पाई, एक्स इनवर्स ए एक्स बी, एक्स इनवर्स बी ए एक्स टाइप का, वेयर एक्स बिलोंग्स टू जी, तब आपका काम हो जाएगा। अगर मैंने दिखा दिया कोई एक्स एज अ एग्जिस्ट कर रहा है सच दैट दिस हैपेंस, इट मीन्स दैट हम प्रॉपर्टी 1 से ये कह पाएंगे कि इनका ऑर्डर जो है वो क्या होगा, फाइनाइट होगा। तो क्या आप कोई एक्स ऐसा ढूंढ सकते हो? एक्स को बी चूज कर लेंगे। हाँ, एक्स को बी चूज कर लेंगे। एक्स को मैंने बी चूज किया, तो जैसे एक्स मैं लिख सकती हूँ, ए बी को मैं इस तरह से लिख सकती हूँ, बी इनवर्स बी ए बी। मुझे बी यहाँ चाहिए था, तो मैंने क्या किया, इधर बी चाहिए था, बी यहाँ पे लेफ्ट राइट में, तो मुझे यहाँ पे राइट में चाहिए था, तो एक्स को मैंने बी लिया। एक्स को जैसे ही मैंने बी लिया, यहाँ पे बी इनवर्स आया, बी इनवर्स बी आइडेंटिटी हुआ, तो ये आप इसको ऐसे लिख सकते हो। तो मैं लिख सकती हूँ बी नो क्लियरली, ए बी जो है उसको मैं इस टाइप से लिख सकती हूँ, क्योंकि बी इनवर्स बी आइडेंटिटी होगा, आइडेंटिटी डॉट ए बी जो है वो आपके पास ए बी होगा। तो ए बी को हम इस टाइप से लिख पा रहे हैं। तो अब प्रॉपर्टी 1 से मैं क्या कह सकती हूँ कि इसका ऑर्डर और इसका ऑर्डर जो है वो आपके पास सेम होता है। एक्स इनवर्स ए एक्स का ऑर्डर एंड ए का ऑर्डर हमें पता है सेम होता है। मुझे एक्स मिल रहा है विच इज बी सच दैट ऑर्डर ऑफ एक्स इनवर्स ए एक्स इनवर्स टी एक्स इज इक्वल टू टी। इट मीन्स दैट एक्स इनवर्स टी एक्स का ऑर्डर वही होगा जो इसका ऑर्डर है। तो प्रॉपर्टी 1 से हम ये बोल सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ ए बी जो है वो आपके पास इक्वल है ए एंड एक्स इनवर्स ए एक्स। तो यहाँ पे ए प्रॉपर्टी 1 से हमें ये पता है एक्स इनवर्स ए एक्स का ऑर्डर जो है वो सेम होता है जो ए का ऑर्डर है। तो एक्स इनवर्स ए एक्स, इस एक्स इनवर्स ए एक्स इसका ऑर्डर ये आपके पास ए है, जैसे एक्सेट्रा। मैं इतना बोल सकती हूँ कि ऑर्डर ऑफ ए बी जो है वो इक्वल है ऑर्डर ऑफ इस केस में मुझे जो एक्स मिल रहा है वो बी मिल रहा है। तो मैम इसको ऐसे लिख लेंगे कि एक्स इनवर्स बी ए एक्स वेयर एक्स इज इक्वल टू बी। एक्स इनवर्स ए एक्स, ये एक्स इनवर्स ए एक्स है, ठीक है, ये एक्स इनवर्स ए एक्स है। तो इसका ऑर्डर मतलब बी इनवर्स ए बी बी, इसका ऑर्डर जो है प्रॉपर्टी 1 से मैं इतना बोल सकती हूँ, ये आपके पास एक्स इनवर्स ए एक्स है, इसका ऑर्डर सेम होगा जो इस ए बी का ऑर्डर है। तो इतना मैं लिख सकती हूँ, बट मैंने गलत लिखा है। हाँ अच्छा, ये बी। अब एक सेकंड मेरी बात सुन लो, फिर अगर आपको डाउट हो फिर आप पूछ लेना। प्रॉपर्टी 1 से हम ये बोल सकते हैं ये एक्स इनवर्स
ए एक्स है तो इसका ऑर्डर सेम होगा जो इसका ऑर्डर है, मतलब ऑर्डर ऑफ बी ए। अब ये वाली चीज़ आप ऑब्जर्व कर पाए हो, बी इनवर्स बी ए बी ये किसके बराबर है, ए बी के ही बराबर है, तो इसको मैं ए बी से रिप्लेस कर सकती हूँ। तो यहाँ से प्रूफ हो जा रहा है कि ऑर्डर ऑफ ए बी जो है वो इक्वल है ऑर्डर ऑफ बी ए। अब अगर कुछ बोलना है तो बता सकते हो, कोई डाउट है इसमें? देन आगे मैम वो फर्स्ट लाइन में लिख सकते हैं ए इनवर्स ए बी ए। नहीं, ई इनवर्स ए बी ई ये कह रहे हो ना? नहीं, और क्या बोल रहे हो? ए इनवर्स ए बी ए। ए इनवर्स ए बी ए इनवर्स ए बी ए, तो ये आपके पास बी आएगा। हाँ, इस तरह से भी आप कर सकते हो, जैसे ए इनवर्स ए बी ए किया तो बी ए आ रहा है, तो यहाँ से मैं प्रॉपर्टी 1 से ये बोल सकती हूँ कि इस एलिमेंट का ऑर्डर इक्वल होगा ऑर्डर ऑफ ए बी के, एक्स इनवर्स ए एक्स का ऑर्डर इक्वल होगा ए के ऑर्डर ऑफ ए के, तो ये आया। अब ये वाली चीज़ बी ए के बराबर है तो यहाँ पे आ गया ऑर्डर ऑफ बी ए इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए बी, मतलब कि हम ए बी को बी ए के टर्म्स में एक्सप्रेस कर रहे हैं, आपने बी ए को ए बी के टर्म्स में एक्सप्रेस किया। इस तरह से चल रहे हो तो भी सही है, इस तरह से चल रहे हो तो भी ठीक है। ओके, देन आगे चलता है। प्रॉपर्टी 3 है, जस्ट हमें प्रूव कर दें कि एलिमेंट का इन्वर्स, किसी भी एलिमेंट का जो इन्वर्स है उसका ऑर्डर सेम होता है जो एलिमेंट का ऑर्डर हो। तो जी अगर आपके पास एक ग्रुप है एंड ए एक एलिमेंट है जी का, देन हम कह रहे हैं कि ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स जो है वो इक्वल होगा ऑर्डर ऑफ ए के। अगर एलिमेंट के इनवर्स का ऑर्डर वही होता है जो एलिमेंट का ऑर्डर है। ओके, अब इसमें आप कैसे बनाओगे, यहाँ पे भी दो चीज़ें आएगी कि अगर आप ये बोल रहे हो कि इसका ऑर्डर फाइनाइट है तो हमें प्रूव करना होगा इसका भी फाइनाइट है और वही है जो इसका ऑर्डर है, एंड इसका ऑर्डर अगर इनफाइनाइट है तो आपको प्रूव करना होगा कि इसका ऑर्डर भी जो है वो भी क्या होगा, इनफाइनाइट ही होगा। तो केस 1 मैंने लिया, लेट्स से ऑर्डर ऑफ ए फाइनाइट है, से एन है, ये ऑर्डर रिप्रेजेंट कर रहा है एन, इट मींस दैट एन क्या है, एक नेचुरल नंबर है। अब ए इनवर्स के ऑर्डर के बारे में आपको देखना है, तो मैंने देखा ए इनवर्स को जब मैं एन टाइम्स ऑपरेट करूंगी तो क्या आएगा, ए का ऑर्डर एन है, इट मींस दैट ए को एन टाइम्स ऑपरेट करेंगे तो आइडेंटिटी आएगा। ए इनवर्स को एन टाइम्स देखना है, इसका मतलब क्या है, ए पार माइनस एन, ए पार माइनस एन मुझे देखना है। तो मैंने क्या किया, इसमें प्री ऑपरेट किया दोनों साइड ए पार माइनस एन से। ए पार माइनस एन से प्री ऑपरेट करोगे तो लेफ्ट में आइडेंटिटी ई आ जाएगा और राइट में आपके पास ए पार माइनस एन आ जाएगा। तो इट मीन्स दैट ए पार माइनस एन क्या है, ई है, तो ये ई आया। तो ए इनवर्स को जब एन टाइम्स ऑपरेट किया तो आइडेंटिटी आया, तो इट मीन्स दैट बोला जा सकता है कि ऑर्डर ऑफ ए जो है वो फाइनाइट है एंड एन या एन से छोटा है, लेस देन इक्वल टू एन है। ओके, तो फाइनाइट है तो मैंने मान लिया कि लेट्स से इसका ऑर्डर क्या है, एम है। लेट्स से ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स जो है वो एम है। इट मीन्स दैट ए इनवर्स को एम टाइम्स ऑपरेट करेंगे तो क्या आएगा, आइडेंटिटी आएगा। इसका मीनिंग क्या है, ए पार माइनस एम इज आइडेंटिटी। मैंने क्या कर दिया, ए पार एम से दोनों तरफ प्री ऑपरेट कर दिया। ए पार एम से प्री ऑपरेट करोगे तो ये तो आइडेंटिटी बन गया और ये आपके पास क्या आ गया, ए पार एम आ गया। तो ए पार एम आइडेंटिटी आ रहा है, ए का ऑर्डर एन था, ए पार एम करने पे आइडेंटिटी आ रहा है। एन और एम दोनों नेचुरल नंबर है, तो एम और एन में क्या रिलेशन होगा, ए का ऑर्डर एन है और ए पार एम आइडेंटिटी है, m is greater than n। और यहाँ पे क्या आ रहा था, n डिवाइड n। वो चीज़ तो अभी नहीं की है, नहीं क्या, एक बार रिपीट करना, किसी और ने कुछ और कहा है इसके अलावा। मैम n m को डिवाइड करेगा। हाँ, वो प्रॉपर्टी की ही नहीं है अभी, मतलब जो आप प्रॉपर्टी बोल रहे हो वो 4th नंबर पे अभी करेंगे, वो चीज़ मैं नहीं बोल सकती हूँ। जस्ट डेफिनेशन का अभी यूज़ कर रहे हैं कि ऑर्डर की डेफिनेशन क्या है, उस रिजल्ट को मैंने नहीं प्रूव किया जो आप अभी बोल रहे हो। ओके, यहाँ पे ऑर्डर ऑफ ए क्या था, ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स है ये। ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स फाइनाइट आ रहा था एंड लेस देन इक्वल टू एन था। ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स आपने माना था एम, तो m लेस देन इक्वल टू n था। यहाँ पे m ग्रेटर देन और इक्वल टू n है,
तो 1 एंड 2 से मैं बोल सकती हूँ कि m एंड n जो होंगे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। इट मीन्स दैट m रिप्रेजेंट कर रहा है a इनवर्स का ऑर्डर, n रिप्रेजेंट कर रहा है a का ऑर्डर, तो ऑर्डर ऑफ a इनवर्स इक्वल आया ऑर्डर ऑफ a। देन केस 2 आपने बनाया कि ऑर्डर ऑफ a इनवर्स ऑर्डर ऑफ a अगर इनफाइनाइट है तो मुझे प्रूव करना है कि a इनवर्स का ऑर्डर जो है वो भी क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। सो एज्यूम कर लेते हैं कि इसका ऑर्डर फाइनाइट है और कॉन्ट्रडिक्शन ले आएंगे। एज्यूम ऑर्डर ऑफ a इनवर्स इज फाइनाइट, से आपने मान लिया कि n है। इट मीन्स दैट a इनवर्स को जब मैं n टाइम्स ऑपरेट करूंगी तो क्या आएगा, आइडेंटिटी आएगा। इसका मीनिंग क्या है, a पार माइनस n इज आइडेंटिटी। देन हमने क्या किया, a पार n से दोनों तरफ प्री ऑपरेट किया, a पार n से दोनों तरफ प्री ऑपरेट किया तो ये तो आइडेंटिटी बन गया, और यहाँ पे क्या आ गया, a पार n आ गया। तो a पार n आइडेंटिटी आ रहा है। इट मीन्स दैट ऑर्डर ऑफ a के बारे में क्या बोल सकते हैं, लेस देन इक्वल टू। ऑर्डर ऑफ ए जो है यहाँ से इतना आ गया लेस देन इक्वल टू n। इट मींस दैट ऑर्डर ऑफ ए क्या है आपके पास, फाइनाइट आ गया, व्हिच इज अ कंट्राडिक्शन बिकॉज हमें पता था कि ऑर्डर ऑफ ए क्या है, इनफाइनाइट है। ये कंट्राडिक्शन का सिंबल डिनोट कर रही हूँ मैं। तो इट मींस दैट क्या हुआ कि जो आपने एज्यूम किया है वो गलत है। एज्यूम किया था कि ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स क्या है, फाइनाइट है। मींस दैट इसका ऑर्डर जो होगा वो आपके पास क्या आएगा, इनफाइनाइट आएगा। तो हमने प्रूव कर दिया कि अगर ए का ऑर्डर इनफाइनाइट है तो ए इनवर्स का ऑर्डर भी इनफाइनाइट है। ए का ऑर्डर अगर फाइनाइट है, अगर n है तो ए इनवर्स का ऑर्डर भी n ही है। ओके, देन आगे प्रॉपर्टी 4 पे चलते हैं। लेट्स से जी आपने एक ग्रुप लिया एंड ए कोई एलिमेंट है जी का, n आपके पास कोई नॉन जीरो इंटीजर है। देन हम कह रहे हैं कि a पार n इज आइडेंटिटी इफ एंड ओनली ऑर्डर ऑफ a जो है वो डिवाइड करे n। मतलब ये प्रॉपर्टी आप फ्रिक्वेंटली अपने क्वेश्चंस में यूज करोगे कि a पार n अगर आइडेंटिटी है तो एकदम से आप मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम यही चीज़ है कि ऑर्डर ऑफ a आप मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम इसी चीज़ का यूज हो रहा है कि ऑर्डर ऑफ a क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है n को। ओके, n को नॉन जीरो इंटीजर क्यों लिया है यहाँ पे, मतलब अगर आप इसमें देखो n को अगर मैं जीरो लेती हूँ तो क्या प्रॉब्लम आएगी, जैसे जीरो मतलब जीरो तो एक्सक्लूड की क्यों है, किया है, जीरो तो अगर एक्सक्लूड करूँगी तो क्या दिक्कत है। तो मैम ए आइडेंटिटी एलिमेंट हो जाएगा। हाँ ए नहीं, ए कैसे आइडेंटिटी आ गया, n जीरो है तो n को a से क्या मतलब, a एक एलिमेंट है जी का, n आपके पास एक इंटीजर है, तो n अगर जीरो है तो a आइडेंटिटी कैसे बन गया। मैम हर एक एलिमेंट को हर एक इंटीजर से डिवाइड करता है ना, इनफाइनाइट ऑर्डर आ जाएगा मैम। नहीं, जैसे n को अगर मैंने जीरो लिया, ये चीज़ तो आपको पता है, a पार जीरो तो हमें पता है कि हम आइडेंटिटी ही डिनोट करते हैं, तो लेफ्ट साइड तो ट्रू ही। इट मीन्स दैट यहाँ से क्या होगा, अगर ये ट्रू है क्योंकि ये इफ एंड ओनली स्टेटमेंट है, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा कि ऑर्डर ऑफ a क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है जीरो को। अब हमें ये नहीं पता था कि a का ऑर्डर फाइनाइट है या इनफाइनाइट है। ये पॉसिबिलिटी भी है कि ग्रुप में एलिमेंट्स का ऑर्डर इनफाइनाइट भी होता है, तो इनफाइनाइट ऑर्डर भी हो सकता है a का। तो ऐसे सोचो ना, ये नोटेशन तो डिफाइंड ही नहीं हुई। ये नोटेशन डिवाइड की नोटेशन कब डिफाइन होती है, जब ये दोनों आपके पास क्या हो, इंटीजर्स हो। तो जब ऑर्डर ऑफ ए इनफाइनाइट होगा तो ये राइट साइड वाली नोटेशन तो डिफाइन ही नहीं है, ये तो मीनिंगलेस है, और ये आपके पास डिफाइंड है। इट मीन्स दैट मैंने n को यहाँ पे इस वजह से आपने क्या किया, जीरो को एक्सक्लूड किया, और बाकी कोई मतलब रीजन नहीं है। जस्ट हम एज इट इज, मतलब ये ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, एज इट इज इसको याद करो। a पार n जो है वो आइडेंटिटी होगा इफ एंड ओनली ऑर्डर ऑफ ए डिवाइड्स n है। सिर्फ जीरो को क्यों एक्सक्लूड किया है, क्योंकि जीरो के लिए ये राइट साइड जो है वो डिफाइंड ही नहीं है, ये मीनिंगलेस बन रही है। ये टर्म डिफाइन, इस नोटेशन को आप डिफाइन तभी करते थे जब ये लेफ्ट और राइट में दोनों क्या हो, इंटीजर्स हो। तो ये जब इंटीजर होगा ही नहीं तो इट मीन्स दैट ये नोटेशन डिफाइन होगी नहीं। तो इस वजह से मैंने सिर्फ n को जीरो नहीं लिया, नॉन जीरो इंटीजर लिया। ओके, इसको प्रूव करना है। पहले मैं रिवर्स में प्रूव कर रही हूँ कि मैंने मान लिया कि लेट्स से ऑर्डर ऑफ ए डिवाइड कर रहा है n को। प्रूव करना है कि a पार n क्या होगा, आइडेंटिटी होगा। इस तरह से काम हो रहा है, जैसे कि मान लिया
ए का ऑर्डर क्या है 7 है, तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि ए का ऑर्डर अगर 7 है तो ए पार एन आइडेंटिटी तभी आ सकता है जब 7 डिवाइड करे n को, मतलब n क्या होना चाहिए 7 का मल्टीपल होना चाहिए, तभी ये आइडेंटिटी बनेगा। तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि a पार 14, a पार 28, a पार 21, ये सब क्या होंगे आइडेंटिटी होंगे। एंड अगर आप 7 का मल्टीपल नहीं ले रहे, फॉर एग्जांपल 8 ले रहे हो, तो यहाँ से ये पॉसिबिलिटी हट जा रही है कि a पार 8 जो है वो भी आइडेंटिटी हो सकता है। अगर ऑर्डर ऑफ पे 7 था तो हमें ये पता था कि a पार 7 आइडेंटिटी है एंड a पार 1, a पार 2 अप टू a पार 6 ये सब आइडेंटिटी नहीं है। ये रिजल्ट आपको क्या प्रोवाइड कर दे रहा है कि a पार 8, a पार 9, a पार 10 अप टू a पार 13 ये सब भी आइडेंटिटी नहीं होंगे। a पार n आइडेंटिटी तभी होगा जब n क्या है 7 का मल्टीपल है। ये चीज़ हमारे पास आ रही है, तो काफ़ी मतलब बेटर चीज़ बता पा रही है। ऑर्डर की जो डेफिनेशन थी उससे काफ़ी बेटर रिजल्ट आ जा रहा है आपके पास, और पॉसिबिलिटीज़ भी हट जा रही है। 7 के मतलब ऑर्डर ऑफ ए जो है उसके बाद वाले जो नंबर्स हैं उनकी कुछ पॉसिबिलिटी भी हट जा रही है। हमने ये कह दिया कि ए पार एन आइडेंटिटी तभी होगा जब एन क्या है ऑर्डर ऑफ ए का एक मल्टीपल होगा। ओके, अब प्रूफ पे आते हैं कि लेट्स से ऑर्डर ऑफ ए डिवाइड कर रहे हैं एन को, प्रूफ करना है कि ए पार एन आइडेंटिटी होगा। तो इसकी डेफिनेशन से सबसे पहले मैं क्या लिख सकती हूँ कि एन जो है वो आपके पास कुछ ऑर्डर ऑफ ए इंटू टी फॉर्म का होगा फॉर सम टी बिलोंग्स टू जेड। अब मुझे ए पार एन आइडेंटिटी दिखाना है, तो ए पार एन में लेके चलिए। एन क्या है ऑर्डर ऑफ ए इंटू टी है, तो इसको आप लिख सकते हो ए पार ऑर्डर ऑफ ए, देन होल में टी लिखा मैंने। ए को ऑर्डर ऑफ ए टाइम्स ऑपरेट करती हूँ तो ये क्या आएगा मैम आइडेंटिटी। ठीक है, ऑर्डर ऑफ ए, जैसे ऑर्डर ऑफ ए मान लिया 7 है तो ए को 7 टाइम्स ऑपरेट करेंगे तो आइडेंटिटी आएगा। ए को ऑर्डर ऑफ ए टाइम्स ऑपरेट करेंगे तो आइडेंटिटी आएगा। तो ये वाली चीज़ तो आइडेंटिटी है बाय डेफिनेशन। देन ई पार टी, ई पार ई तो कितने भी टाइम्स ऑपरेट करे आइडेंटिटी रहता है, तो ये आइडेंटिटी आ जाए। तो ये मतलब रिवर्स वाली चीज़ तो इमीडिएटली आ जा रही है कि अगर ऑर्डर ऑफ ए डिवाइड कर रहे हैं एन को, तो ए पार एन जो होगा वो हमारे पास आइडेंटिटी होगा। हमें फॉरवर्ड वाला मूव करना है कि अगर ए पार एन आइडेंटिटी है तो प्रूव करना है कि ऑर्डर ऑफ ए जो है वो डिवाइड कर रहा है एन को। ओके, अगर ए पार एन आइडेंटिटी है, एन एक नॉन जीरो इंटीजर था, यहां से क्या मैं ये बोल सकती हूँ कि ऑर्डर ऑफ ए फाइनाइट होगा। एन एक नॉन जीरो इंटीजर है, ए पार एन आइडेंटिटी है, तो क्या यहाँ से आप ये बोल सकते हो कि ऑर्डर ऑफ ए फाइनाइट है? यस मैम बोल सकते हैं। मतलब कैसे, क्या रीजनिंग हो रही है इसकी? मैम क्योंकि n एक इंटीजर ही होगा जो कि फाइनाइट है। हाँ, लेस देन इक्वल। हाँ, नेचुरल नंबर नहीं है, जैसे कि नेगेटिव भी हो सकता है, ए पार एन -7 भी हो सकता है, तो ए पार -7 आइडेंटिटी आ सकता है। तो तब हम क्या करेंगे, तब कैसे करेंगे कि ऑर्डर ऑफ ए फाइनाइट ही होगा। हमने ये देखा था ए पार -7 अगर आइडेंटिटी है तो ए पार 7 भी क्या आ रहा है, आइडेंटिटी ही आ रहा है। इट मीन्स दैट अगर ये नेगेटिव भी हुआ तो मैं उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर सकती हूँ। मतलब ए पार एन अगर आइडेंटिटी है तो आपको ये पता है कि अगर आप ए पार -n से प्री ऑपरेट करवाओगे तो लेफ्ट साइड ई आ जाएगी और राइट साइड ए पार -n आ जाएगी। ए पार एन भी आइडेंटिटी है, ए पार -n भी आइडेंटिटी है, तो मैं क्या कह सकती हूँ ए पार मोड n जो है वो भी आपके पास क्या होगा, आइडेंटिटी होगा, क्योंकि मोड n की वैल्यू क्या होगी, या तो n होगी या फिर -n होगी। ए पार n भी आइडेंटिटी है, ए पार -n भी आइडेंटिटी है, तो इट मीन्स दैट ए पार मोड n भी क्या होगा, आइडेंटिटी होगा। अब आप क्या कह सकते हो, मोड n क्या बन गया, n क्योंकि नॉन जीरो इंटीजर था, इट मीन्स दैट मोड n क्या हुआ आपके पास, एक नेचुरल नंबर हुआ। तो अब ए पार मोड n आइडेंटिटी है, इट मीन्स दैट ऑर्डर ऑफ ए के बारे में हम क्या बोल सकते हैं, लेस देन इक्वल टू मोड है। हाँ, तो ये फाइनाइट है एंड ऑर्डर ऑफ ए जो है वो लेस देन इक्वल टू मोड n है। ये मोड n नंबर की मॉडुलस वैल्यू कर रहा है, ये ऑर्डर है, तो इसको ओ से ही रिप्रेजेंट करता है।
ऑर्डर ऑफ ए जो है वो लेस देन इक्वल टू मोर देन है, ये छोटा है, ये आपके पास क्या है, बड़ा है। तो मैंने क्या किया, इस बड़े को इस छोटे से डिवाइड किया, मोड एन को मैं क्या कर रही हूँ, इस ऑर्डर ऑफ ए से क्या कर रही हूँ, डिवाइड कर रही हूँ। एन चाहिए हमें तो मैं एन लेके चलती हूँ, मैंने एन को क्या किया, डिवाइड कर रहा है ऑर्डर ऑफ ए से। हमें ये पता है कि ऑर्डर ऑफ ए फाइनाइट आ रहा है, तो मैं इस ऑर्डर ऑफ ए से इस एन को ऑर्डर ऑफ ए से क्या कर रही हूँ, डिवाइड कर रही हूँ। तो क्योंकि ये नीचे वाला पॉजिटिव इंटीजर है, तो बाय डिविजन एल्गोरिथम में बोल सकती हूँ देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स q and r such that n is equal to, n को ऑर्डर ऑफ a से डिवाइड किया जा रहा है, तो n is equal to ऑर्डर ऑफ a इंटू q प्लस r, एंड ये r जो है वो क्या है, एक नॉन नेगेटिव इंटीजर है जिससे डिवाइड किया जा रहा है उससे छोटा है, ऑर्डर ऑफ a से डिवाइड किया जा रहा है, तो ऑर्डर ऑफ a से क्या है आपके पास छोटा है। ओके, हमारे पास था क्या, a पार n आइडेंटिटी था, तो a पार n जो है वो आइडेंटिटी है। अब n की वैल्यू क्या है, ये है आपके पास, तो ये वाली चीज आइडेंटिटी है। इसको मैंने क्या किया, सेपरेट सेपरेट लिखा, a पार ऑर्डर ऑफ a इंटू क्यू देन a पार r इज आइडेंटिटी। अब इसको फिर से आप ऐसे लिख सकते हो, a पार ऑर्डर ऑफ a होल में पार q और a पार r आइडेंटिटी। a को ऑर्डर ऑफ a टाइम्स ऑपरेट किया तो ये तो आइडेंटिटी है, तो e पार q आया और a पार r इज आइडेंटिटी। e को कितने भी टाइम्स ऑपरेट करो वो e ही रहता है, तो यहाँ से क्या आ रहा है, a पार r इज आइडेंटिटी। अब हम क्या बोल सकते हैं, a पार r जो है वो आइडेंटिटी आ रहा है। अगर मैंने ये प्रूफ कर दिया कि r 0 है, हमें ये प्रूफ करना था कि ऑर्डर ऑफ a जो है वो डिवाइड कर रहे हैं n को। भाई लेट्स से अगर आप ये प्रूफ कर देते हो कि r 0 है, तो क्या आपका काम हो जाएगा? यस मैम। ठीक है, तो यहीं पे मैं लिख रही हूँ कि टू प्रूव, क्या हमारा मकसद क्या है कि r को 0 प्रूफ करना है, क्योंकि r जैसे ही 0 प्रूफ हुआ तो बाय डेफिनेशन मैं कह सकती हूँ कि ऑर्डर ऑफ a डिवाइड करेगा n को, क्योंकि मुझे एक इंटीजर मिल रहा है q सच दैट n इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ a इंटू q। सो जस्ट मुझे r को 0 पुट करना है, इमीडिएटली आप बोल पाओगे कि ऑर्डर ऑफ a क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है n को। तो लेट्स से मैंने मान लिया कि r क्या है, नॉन जीरो है, r नॉन जीरो है। r आपको ये पता था कि एक नॉन नेगेटिव इंटीजर है, नॉन जीरो इट मींस दैट अब क्या बन गया, एक पॉजिटिव इंटीजर बन गया, एक पॉजिटिव इंटीजर बन गया सच दैट a पार r आइडेंटिटी आ रहा है। इट मींस दैट r एंड ऑर्डर ऑफ a में क्या रिलेशन होगा, ये सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर था और ये जस्ट आपके पास एक पॉजिटिव इंटीजर है सच दैट a पार r आइडेंटिटी आ रहा है। और ग्रेटर देन इक्वल टू मोड ऑफ ऑर्डर ऑफ ए। तो मैं ये बोल सकती हूँ कि r जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू ऑर्डर ऑफ a है। r अगर नॉन जीरो है तो इट मींस दैट पॉजिटिव है, क्योंकि r या तो जीरो था या फिर पॉजिटिव था, जीरो या जीरो से बड़ा है, तो अगर जीरो भी नहीं है इट मींस दैट पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव इंटीजर हुआ सच दैट a पार r आइडेंटिटी है। ऑर्डर ऑफ a सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर था, तो इट मींस दैट r जो है वो बड़ा है, इसके इक्वल होगा। देन हमें क्या पता है कि r जो है वो लेस देन o है, तो यहीं पे मैं लिख सकती हूँ इट इज़ अ कंट्राडिक्शन फ्रॉम बिकॉज ऑफ 1, क्योंकि 1 से हमें ये पता है कि r लेस देन ऑर्डर ऑफ a है, यहाँ पे आ रहा है r ग्रेटर देन और इक्वल टू ऑर्डर ऑफ a। इट मीन्स दैट जो चीज़ आपने एज्यूम की थी कि इफ r इज नॉन जीरो, ये वाली चीज़ गलत है, तो r को क्या होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा, तो r हमारे पास क्या आ गया, 0 आ गया। r जैसे 0 आया तो इट मीन्स दैट n क्या हुआ, ऑर्डर ऑफ a इंटू q। इट मीन्स दैट बाय डेफिनेशन मैं बोल सकती हूँ ऑर्डर ऑफ a डिवाइड कर रहे हैं n को। ओके, मैम ये आर हम स्टार्टिंग में भी तो जीरो कह सकते थे, क्योंकि हमें पता ही था ऑर्डर ऑफ ए जो है एन जो है ऑर्डर ऑफ ए का मल्टीपल है, तो आर तो हमेशा जीरो ही होगा फिर। नहीं पहले ही कैसे कह सकते थे, ऑर्डर ऑफ ए इज फाइनाइट, ऑर्डर ऑफ ए लेस देन इक्वल टू मोर देन लिखा है, ऑर्डर ऑफ a इज फाइनाइट लेस देन इक्वल टू मोर देन, हाँ इसके ऊपर हम ए की पावर मोर देन इज इक्वल टू ई लिखा हुआ है। इट मींस ऑर्डर ऑफ ए डिवाइड करेगा मोर देन को, तो मल्टीपल ही हो गया, तो रिमाइंडर तो मैम वहीं से जीरो हो गया। ये तो प्रूफ करना है ना, ये आपने कहाँ
यहाँ प्रूव कर दिया, ये वाला रिजल्ट हमारे पास है थोड़ी, ये वाला रिजल्ट अभी अवेलेबल नहीं है। जिस चीज़ को आपको प्रूव कर रहे हैं उसी को आप उठा रहे हो, उसी चीज़ को उठा रहे हो। मतलब ए पार मॉडर्न आइडेंटिटी है, तो जो चीज़ प्रूफ नहीं करी है उसी से आप क्या दे रहे हो, ऑर्डर ऑफ ए डिवाइड्स मॉडर्न। ये तो प्रूफ कर दी है ना अभी। यस कोई तो राइट चीज़- राइट। ठीक है, देन इसके बाद आगे चलते हैं। प्रॉपर्टी फिफ्थ है, लेट से, मतलब अगर यहाँ पे क्या बोला जा रहा है इस प्रॉपर्टी में कि अगर आपको ए का ऑर्डर पता है तो ए की पावर आप कितनी भी कर लो, ए से एलिमेंट्स क्रिएट हो रहे हैं, मतलब ए से ही एलिमेंट्स क्रिएट हो रहे हैं, उनका ऑर्डर भी आप क्या कर पाओगे, बता पाओगे। तो जैसे जी मैंने एक ग्रुप लिया एंड ए मैंने एक एलिमेंट लिया जी का, सच दैट इसका ऑर्डर फाइनाइट है। एंड एन मान लिया कि आपके पास कोई इंटीजर है, देन आप क्या कह रहे हो, ए बार एन का ऑर्डर जो है वो कितना आएगा, ऑर्डर ऑफ ए ओवर जीसीडी ऑफ ऑर्डर ऑफ ए एंड एन। ओके, ए अगर जी का एलिमेंट है, ग्रुप का एलिमेंट है, तो ए का ऑर्डर अगर फाइनाइट है तो ए बार एन का ऑर्डर आप इस तरह से बता सकते हो। जैसे कि मान लिया ए का ऑर्डर अगर इनफाइनाइट हुआ तो ए बार एन का ऑर्डर क्या होगा, हमने वो वाला केस छोड़ दिया जब ऑर्डर ऑफ ए इनफाइनाइट है, ऑर्डर ऑफ ए अगर इनफाइनाइट है तो इसका ऑर्डर क्या आएगा, इनफाइनाइट आएगा। ठीक है। इसको मैं एक्सरसाइज छोड़ रही हूँ कि आपको प्रूफ करते लाना है कि इफ ऑर्डर ऑफ ए इज इनफाइनाइट देन ऑर्डर ऑफ ए बार एन जो है वो भी क्या होगा, इनफाइनाइट होगा, वेयर एन क्या है आपके पास एक नॉन जीरो इंटीजर है, ठीक है। जीरो हुआ तो ये आइडेंटिटी बन जाएगा, इसका ऑर्डर 1 ही आएगा। ओके, ये हमें प्रूफ कर, ये एक्सरसाइज छोड़ रही हूँ, इसे प्रूफ करना है। अभी हम ये प्रूफ करते हैं कि ए का ऑर्डर अगर इनफाइनाइट है तो ऑर्डर ऑफ ए पावर एन जो है वो इस तरह से आप बता सकते हो। मतलब ए का ऑर्डर पता है तो ए पावर 2, ए पावर 3, ए पावर -7, ए पावर 6 इन सब का ऑर्डर जो है वो हमें पता होगा। जैसे इसकी एप्लीकेशन कहाँ पे होगी, जब आप साइक्लिक ग्रुप्स के बारे में पढ़ोगे। जैसे मैंने Zn लिखा, Zn के बारे में आपको पता है कि इसमें एलिमेंट्स आते हैं 0, 1, 2 अप टू n-1। अब मैं इस एलिमेंट को उठाती हूँ, इसका ऑर्डर तो आपको पता है, ये तो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है, तो इसका ऑर्डर तो जो है वो 1 ही है। 1 का ऑर्डर हमने देखा था कितना आया था, n, ये n आया था, ये हम देख चुके हैं। 2 का ऑर्डर मुझे जानना है। 2 को आप ऐसे सोच सकते हो, 2 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, जब मैं 1 को क्या कर रही हूँ, 2 टाइम्स ऑपरेट कर रही हूँ। 1 को 2 टाइम्स ऑपरेट किया तो क्या आएगा आपके पास, 1 + 1 = 2, 2 more than is 2, तो ये 2 आया। सिमिलरली n-1 को मैं लिख सकती हूँ, जब मैं 1 को क्या कर रही हूँ, n-1 टाइम्स ऑपरेट कर रही हूँ। तो ग्रुप, इस ग्रुप के हर एक एलिमेंट को आप 1 की फॉर्म में लिख सकते हो, मतलब 1 से क्या कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो। तो इट मीन्स दैट आपको 1 का ऑर्डर पता है तो आप सभी एलिमेंट्स का ऑर्डर क्या कर पाओगे, बता पाओगे। तो जैसे ये 2 जो है वो 1 पावर 2 है, इट मीन्स दैट इसका ऑर्डर क्या आ जाएगा, ऑर्डर ऑफ ए विच इज n ओवर जीसीडी ऑफ ऑर्डर ऑफ ए विच इज n, और n को मैं क्या ले रही हूँ, यहाँ पे 2 ले रही हूँ, तो ये 2 आ जाएगा। ओके, तो जैसे Z4 में काम किया, Z4 में क्या आएगा, ये 4 ओवर जीसीडी ऑफ 4 and 2 विच इज 2, तो इसका ऑर्डर 2 आ जाएगा। जैसे मैंने Z4 लिया तो आपके पास 3 एलिमेंट्स आए, 0, 1, 2, 3। 1 को 1 रहने दिया, 2 को आप लिख सकते हो जब 1 को 2 टाइम्स ऑपरेट कर रहे हैं। ये 1 पावर 2 मतलब 1 × 1 नहीं है, मतलब ऐसे मत समझो कि ये 1 × 1 है तो ये 1 ही आएगा। 1 पावर 3, इसका मीनिंग 1 × 1 × 1 नहीं है, ये ग्रुप में चीज़ें चल रही है, तो इट मीन्स दैट हम 1 को 3 टाइम्स ऑपरेट कर रहे हैं। ऑपरेशन कौन सा है, Z4 का ऑपरेशन होता है, मतलब एडिशन मॉड्यूलो 4 है। ओके, तो ये 1 पावर 2 आया। 1 का ऑर्डर आपको पता है कि क्या है, Zn में 1 का ऑर्डर n होता है, तो 1 का ऑर्डर यहाँ पे क्या है, 4 है। तो इट मीन्स दैट ऑर्डर ऑफ 1 पावर 2 कितना आ जाएगा, बाय दिस रिजल्ट मैं बोल सकती हूँ ये होगा ऑर्डर ऑफ 1 ओवर जीसीडी ऑफ ऑर्डर ऑफ 1, 2। 1 का ऑर्डर 4 है तो ये 4 आया, 4 and 2 का जीसीडी 2 है तो ये 2 आया। इट मीन्स दैट इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 2 का ऑर्डर 2 हो जाएगा। देन 3 का ऑर्डर हमें देखना है, 3 को मैं लिख सकती हूँ 1 पावर 3, तो ये आएगा ऑर्डर ऑफ 1
ओवर GCD ऑफ ऑर्डर ऑफ 1, 3। 1 का ऑर्डर 4 है तो ये 4 आया, 4 एंड 3 का GCD क्या है 1 है तो ये 1 आया, तो इट मीन्स दैट 4 आया। तो इसका ऑर्डर हम क्या कर पा रहे हैं, इस रिजल्ट से हमने अभी तक सिर्फ Zn में 0 एंड 1 का ऑर्डर देखा था, बाकी सभी एलिमेंट्स का ऑर्डर हम नहीं निकाल पा रहे थे। बट इस रिजल्ट से अब हम देख पा रहे हैं कि Zn में हर एक एलिमेंट का ऑर्डर जो है वो आपके पास क्या है। ओके, देन अब इसको प्रूव करते हैं। हमें दिखाना है कि इसका ऑर्डर ये है। राइट साइड आप देख सकते हो, ऑर्डर ऑफ ए अगर फाइनाइट है तो इट मीन्स दैट ये भी क्या है, फाइनाइट नंबर है। ये भी आपके पास क्या है, GCD भी क्या है, पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव इंटीजर है, ये भी एक पॉजिटिव इंटीजर है। डिवाइड कर रहे हो तो इंटीजर आएगा या रैशनल आएगा, विच इज नॉन इरेशनल हो सकता है, मतलब रैशनल जो इंटीजर ना हो। इंटीजर ऊपर, रीजन क्या है, मैम नीचे GCD ऑफ वो उसका कॉमन डिवाइजर है ऑर्डर ऑफ ए का। हाँ कि ये ऑर्डर ऑफ ए एंड एन का कॉमन डिवाइजर है। इट मींस दैट ऑर्डर, ये डिवाइड ऑर्डर ऑफ ए जो है वो इससे डिवाइड हो रहा है, इससे भी डिवाइड हो, मतलब एन भी इस GCD से डिवाइड हो रहा है और ये ऑर्डर ऑफ ए भी GCD से डिवाइड हो रहा है। जस्ट बाय डेफिनेशन ऑफ GCD हम कह सकते हैं कि ये नीचे वाला नंबर जो है वो इसका एक डिवाइजर है, मतलब कि एक क्या है आपके पास, ये ऑर्डर ऑफ ए क्या है, एक मल्टीपल है इस GCD का, तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। इट मींस दैट आपके पास एक पॉजिटिव इंटीजर ही आएगा, ऐसा नहीं है कि 1/2 1/3 इस टाइप से कुछ रैशनल आ जा रहा है जो इंटीजर नहीं है। ओके, तो सारी चीजें जो है वो आप देख लो एक बार वेल डिफाइंड है या नहीं। देन इसके बाद हमें देखना है इसका ऑर्डर इतना आएगा। इट मीन्स दैट सबसे पहले तो मुझे ये दिखाना पड़ेगा कि ए पार एन को जब मैं इतने टाइम्स ऑपरेट करूंगी तो आइडेंटिटी आएगा। एंड अगर ए पार एन का कुछ और टाइम्स आप ऑपरेट कर रहे हो तो वो टी जो होगा वो इस नंबर से क्या होगा, बड़ा होगा, छोटा नहीं हो सकता। ये चीज़ हमें दिखानी है। तो सबसे पहले मैं इसी को लेके चली, ए पार एन को मैंने इतने टाइम्स ऑपरेट किया, ऑर्डर ऑफ ए ओवर GCD ऑफ ऑर्डर ऑफ ए कॉमा एन। ठीक है, इसको मैं लिख सकती हूँ, मैंने इसको ऐसे लिख लिया, ए ऑर्डर ऑफ ए और इस n को मैंने बाहर निकाल दिया, मतलब n ओवर GCD ऑफ ऑर्डर ऑफ ए कॉमा n। ठीक, ए को ऑर्डर ऑफ ए टाइम्स ऑपरेट किया तो क्या आएगा, ये आइडेंटिटी है, और ये आपके पास n ओवर GCD ऑफ ऑर्डर ऑफ ए कॉमा n है। ठीक है, तो ई को कितने भी टाइम्स ऑपरेट करें वो तो आइडेंटिटी रहता है, तो ये आइडेंटिटी हुआ। इस चीज़ को मैं ये लिख पा रही थी। इसमें आपको एक चीज़ नोटिस करनी चाहिए कि जैसे कि ऐसा नहीं है मैंने ए पार 3 उठाया, मतलब ए पार लेट से 6 उठाया, तो ए पार 6 को ऐसा नहीं कि आप ऐसे लिख सको ए पावर 4 और 6 पावर 4। ये आपके पास सिर्फ नंबर्स में बात नहीं हो रही है, रियल या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर्स हम नहीं ले रहे हैं, ग्रुप के एलिमेंट्स हैं। तो यहाँ पे जो है दोनों इंटीजर्स होने चाहिए। मतलब ये चीज़ हम तभी लिख सकते हैं इसको जब ये वाली चीज़ जो है वो आपके पास क्या हो, इंटीजर हो। तो क्या ये वाली चीज़ इंटीजर है, मतलब ये नहीं कि आप ए पावर 2 उठाओ, ए पावर 2 को लिख लिया, ए पावर 1/2 और पावर में 2, सॉरी पावर में 4, ऐसे नहीं लिख सकते क्योंकि ए पावर 1/2 जो है वो मीनिंगलेस है। ए पावर एन हमने तभी डिफाइन किया है जब आपके पास एन क्या है, एक इंटीजर है। ओके, तो क्या ये चीज़ इंटीजर थी? यस मैम। इंटीजर क्यों थी? क्योंकि ये आपके पास GCD ऑफ ऑर्डर ऑफ ए एंड एन है, तो ये पूरा पूरा डिवाइड कर दे रहा है एन को, ये डिवाइजर है ऑर्डर ऑफ ए का भी और एन का भी, इस वजह से मैं इसको इस तरह से लिख पाई। यहाँ मैम, हाँ मैम वो 1 कैसे आ गया? 1 नहीं आया, मतलब 1 ऐसे इसको हटा दो बस। ई को जितने भी टाइम्स ऑपरेट करो तो वो आइडेंटिटी रहता है, तो वो चीज़ मैंने लिख दी, 1 गलती से लिख दिया। ठीक, ओके मैम। अब ए पार एन को इतने टाइम्स ऑपरेट करने पे, पॉजिटिव इंटीजर टाइम्स ऑपरेट करने पे आइडेंटिटी आ रहा है, तो यहाँ से मैं ऑर्डर ऑफ ए पार एन के बारे में क्या बोल सकती हूँ? फाइनाइट होगा एंड इसका ऑर्डर इस नंबर से क्या होगा, छोटा होगा, इस नंबर से क्या होगा, छोटा होगा। एंड ऑर्डर ऑफ ए इज लेस देन इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए पावर n था, ये इज लेस देन इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए ओवर GCD ऑफ ऑर्डर ऑफ ए
कॉमा एन। ओके, देन मैंने मान लिया कि इसका ऑर्डर कुछ है, फाइनाइट है, तो इट मीन्स दैट कुछ ना कुछ फाइनाइट नंबर है। तो मैंने मान लिया कि इसका ऑर्डर जो है वो आपके पास क्या है, एन है। लेट्स से ऑर्डर ऑफ एन जो है वो आपके पास क्या है, एम आर है। इट मीन्स दैट ए को एन एम टाइम्स ऑपरेट करेंगे, ए को एन, ए पार एन को अगर मैं एम टाइम्स ऑपरेट करूंगी तो क्या आएगा, आइडेंटिटी आएगा। इसका मीनिंग क्या है, ए पार एन एम जो है वो क्या है, आइडेंटिटी है। अब यहां से मैं क्या बोल सकती हूँ, ए पार एन एम आइडेंटिटी है, एन एम एंड ऑर्डर ऑफ ए के बीच में क्या रिलेशन होगा, ऑर्डर ऑफ ए लेस देन इक्वल टू एन एम। हाँ, इसे बेटर रिजल्ट जो हमने प्रॉपर्टी फोर्थ में किया है। हाँ, ऑर्डर ऑफ ए जो है वो डिवाइड कर रहे हैं एनएम को बाय प्रॉपर्टी 4 हम बोल पा रहे हैं। ओके, देन इस बाय डेफिनेशन में इस चीज को कैसे लिख सकती हूँ कि एनएम जो है वो आपके पास ऑर्डर ऑफ ए इनटू टी है फॉर सम टी बिलोंग्स टू जेड। जैसे यहाँ पे ऑर्डर ऑफ ए आ गया, मुझे ऑर्डर ऑफ ए ओवर जीसीडी ऑफ ऑर्डर ऑफ ए कोमा एन, इससे मतलब है। तो मैंने क्या किया, इस पूरी इक्वेशन को इस नंबर से डिवाइड कर दिया। तो मैंने ऐसे लिखा एन ओवर जीसीडी ऑफ ऑर्डर ऑफ ए कोमा एन एम, और राइट साइड में भी आपने सेम नंबर से डिवाइड कर दिया, तो ये आया जीसीडी ऑफ ऑर्डर ऑफ ए कोमा एन। तो इसको मैंने एक साथ रखा और ये m को सेपरेट, और इस पूरे एन एम m को साथ में ले जाना पड़ेगा ना, लेट्स से m को साथ में रख लिया, ठीक है। इसको मैंने इस पूरे को एक साथ रखा और इसको एक साथ रखा, मुझे एक t मिल रहा है सच दैट दिस नंबर इनटू 2 इज t इज इक्वल टू दिस नंबर। तो अब आप क्या बोल सकते हो, इस नंबर को t से मल्टीप्लाई करने पे ये नंबर आ रहा है, t एक इंटीजर है, तो इट मींस दैट क्या होगा आपके पास कि ऑर्डर ऑफ ए ओवर जीसीडी ऑफ ऑर्डर ऑफ ए कोमा n जो है वो डिवाइड कर रहा है, जिस डेफिनेशन लगा रहे हैं डिवाइजर थी, t मुझे एक इंटीजर मिल रहा है सच दैट दिस नंबर इनटू t इज इक्वल टू दिस नंबर। तो ऑर्डर ऑफ ए डिवाइड कर रहा है, जिस ऑर्डर ऑफ ए ओवर दिस नंबर डिवाइड कर रहे हैं nm ओवर जीसीडी ऑफ ऑर्डर ऑफ ए कोमा एन को। ओके, बस हमने क्या किया, जैसे कि इससे इधर से मैं इधर आई हूँ, बीच में मैंने ये स्टेप्स किए हैं, और आप इधर से इधर आने पे क्या दिखा आपको, बस यहाँ पे नीचे ये एक्स्ट्रा नंबर देखिए। तो मतलब इसको ना भी सोचो, तो डायरेक्टली आप सोचो ए को ए डिवाइड कर रहा है बी को, तो मैं ये लिख सकती हूँ कि ए ओवर टी डिवाइड करेगा बी ओवर टी को, प्रोवाइडेड टी क्या होना चाहिए, एक कॉमन डिवाइजर होना चाहिए ए एंड बी का। इफ टी डिवाइड कर रहा है ए को एंड टी डिवाइड कर रहा है बी को, मतलब आप इधर से इधर आ सकते हो। टी क्या होना चाहिए, ये नोटेशन कब डिफाइंड है, जब ये इंटीजर हो, इट मीन्स दैट टी डिवाइड करना चाहिए ए को, तो ये ए डिवाइड करेगा बी को, ये इंप्लाई करता है कि ए ओवर टी डिवाइड करेगा बी ओवर टी को, प्रोवाइडेड टी जो है वो डिवाइजर होना चाहिए ए का भी और बी का भी। तो ये जीसीडी ऑफ ऑर्डर ऑफ ए एंड एन एक डिवाइजर था ऑर्डर ऑफ ए का भी, और ये डिवाइजर था एन का, इट मीन्स दैट एन एम का भी डिवाइजर होगा। तो मैंने बस इतना लिखा है, इधर से आने पे इधर, मतलब इस रिजल्ट का मैंने यूज किया जो हमने प्रूफ नहीं किया था, तो फिर मैंने इसको प्रूफ कर दिया यहाँ पे। ओके, देन आप क्या बोल सकते हैं, ये हमारे पास एम है, यहाँ पे ये जो है वो आपके पास एक पॉजिटिव इंटीजर है, एन जो था वो इंटीजर था, तो ये आपके पास इंटीजर हो सकता है, ठीक है। मुझे बस दिखाना क्या है कि m जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू प्रूफ इज, हमने ये इधर से एक बार इधर आते हैं, ऑर्डर ऑफ ए पार एन m था, तो ये आपके पास m इज लेस देन इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए ओवर जीसीडी ऑफ ऑर्डर ऑफ ए कोमा n था। उल्टा दिखाना है मुझे कि m जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए ओवर जीसीडी ऑफ ऑर्डर ऑफ ए कोमा n, ये चीज़ दिखानी है। इस
इतना दिखा चुके हैं, उल्टा हमें दिखाना है। जैसे ये दिखा दिया तो इट मीन्स दैट m इसके बराबर हो जाएगा। अब यहाँ से मैं क्या बोल सकती हूँ कि m जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू दिस नंबर है। इस नंबर को देखते हैं, ये आपके पास m ऑर्डर था, ये पॉजिटिव इंटीजर है, ये आपके पास सब चीजें पॉजिटिव है, तो ये भी एक पॉजिटिव इंटीजर है। तो इट मीन्स दैट ये क्या होगा, ये कुछ भी, ये पॉजिटिव इंटीजर है, a डिवाइड कर रहे हैं b इंटू टी को, a एंड b पॉजिटिव इंटीजर है। m मुझे चाहिए, हाँ ये m पॉजिटिव इंटीजर दिखाना है। बस मुझे इधर से डायरेक्टली ये बोलना है कि m इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ऑर्डर ऑफ a ओवर जीसीडी ऑफ ऑर्डर ऑफ a कोमा n। तो ये अब आप सोचो, m इज ग्रेटर देन और इक्वल टू दिस नंबर, ये नंबर था आपके पास जो कि एक इंटीजर था। अच्छा, इतना ऐसे तो नहीं होगा, ठीक है, इस पर रहने दिया एक बार के लिए। इसमें अभी मुझे इसको भी हटाना है, मैं एक बार इसको हटाना चाहती हूँ, इस चीज़ को कोई रोल नहीं है तो इसको मुझे एक बार हटाना है। इसमें और m में मुझे रिलेशन चाहिए तो मुझे इस चीज़ को हटाना है। तो जैसे कि अगर आपको ये पता है a डिवाइड कर रहा है b c को एंड a एंड b का GCD 1 है, तो हम क्या बोल सकते हैं, इस रिजल्ट का यहाँ पे यूज होगा। a डिवाइड कर रहा है b c को, GCD ऑफ a एंड b 1 है, तो इसके बाद आप क्या बोल सकते हो, क्या रिजल्ट आपने पढ़ा था, a डिवाइड करेगा c को। हाँ। सेकंड चीज, तो मुझे ये दिखाना है कि ये डिवाइड कर रहा है m को, इट मीन्स दैट मुझे इसे हटाना है, इट मीन्स दैट इसका GCD मुझे इसके साथ 1 दिखाना है। तो सेकंड चीज कि आपने ये पढ़ा था कि GCD ऑफ a एंड b अगर d है तो GCD ऑफ a ओवर d एंड b ओवर d कितना होता है, 1। ठीक है। तो सेम चीज है यहाँ पे, हमारे पास GCD ऑफ ऑर्डर ऑफ a कोमा n जो है वो हमें पता है कि इतना है, मतलब ये चीज और ये चीज सेम लिख दी मैंने यहाँ पे, ठीक है। अब मैंने क्या कर दिया, ये मतलब कुछ नंबर है, इस नंबर से इसको भी डिवाइड कर दिया और इसको भी डिवाइड कर दिया, तो क्या आ जाएगा, GCD ऑफ ऑर्डर ऑफ a ओवर GCD ऑफ ऑर्डर ऑफ a कोमा n। मैं दोनों नोटेशंस को यूज कर रही हूँ, तो ये भी ऑर्डर ऑफ a ही है, ये भी ऑर्डर ऑफ a ही है, और कोमा n ओवर GCD ऑफ ऑर्डर ऑफ a कोमा n, मतलब पूरा GCD एक्सट्रैक्ट कर दिया, तो आपके पास क्या बचा, 1 बचा। तो मैं इतना बोल सकती हूँ, अब इनका इसका GCD इसके साथ 1 है, देन इस रिजल्ट 1 पे आए तो मैं क्या कह सकती हूँ कि ये नंबर जो है वो डिवाइड कर रहे हैं m को, तो इट मीन्स दैट ऑर्डर ऑफ a ओवर GCD ऑफ ऑर्डर ऑफ a कोमा n जो है वो डिवाइड कर रहे हैं m को। अब आप इनके बीच में क्या रिलेशन बोल सकते हो, m ये भी एक इंटीजर ही है, ये भी आपके पास एक पॉजिटिव इंटीजर ही है पूरा नंबर, क्योंकि ये ऊपर वाला इंटीजर नीचे वाला इंटीजर और डिवाइड कर रहा है नीचे वाला, तो और ये भी आपके पास एक ऑर्डर था, इट मींस दैट एक पॉजिटिव इंटीजर है। a डिवाइड कर रहा है b को, a एंड b दोनों के दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स है, इट मींस दैट a एंड b के बीच में क्या रिलेशन होगा, कौन छोटा होगा कौन बड़ा होगा। a डिवाइड कर रहा है b को, a एंड b पॉजिटिव इंटीजर से, दोनों के दोनों नेगेटिव नहीं है, जैसे कि नेगेटिव में तो प्रॉब्लम आ सकती है, पॉजिटिव है, फॉर एग्जांपल 2 डिवाइड कर रहा है 4, तो ये छोटा होगा, मतलब इसका मीनिंग क्या है कि b a से पूरा पूरा डिविजिबल है, तो डिविजिबल कब होगा, कौन सा छोटा होगा, a लेस देन इक्वल टू b। a लेस देन इक्वल टू b। सेम चीज मैंने यहाँ पे बोली कि ये वाली चीज जो है वो छोटी है इससे, ऑर्डर ऑफ a ओवर GCD ऑफ ऑर्डर ऑफ a कोमा n जो है वो लेस देन इक्वल टू m है, इतना हमारे पास आ गया, वही चीज मुझे चाहिए थी, तो इसको नाम दिया मैंने 1, और ये हमारे पास जो चीज थी इसको नाम दिया 2। तो इन दोनों से हम कह सकते हैं x लेस देन इक्वल टू y है, y लेस देन इक्वल टू x है, इट मीन्स दैट ये दोनों चीजें क्या होगी, बराबर होगी बाय 1 एंड 2।
ऑर्डर ऑफ एम इक्वल है ऑर्डर ऑफ ए ओवर GCD ऑफ ऑर्डर ऑफ ए कॉमा एम। ऑर्डर ऑफ m जो है वो इक्वल है ऑर्डर ऑफ दिस नंबर। m रिप्रेजेंट क्या कर रहा था, a पावर n का ऑर्डर रिप्रेजेंट कर रहा था, तो ऑर्डर ऑफ a पावर n आपके पास क्या आ गया, ऑर्डर ऑफ a ओवर GCD ऑफ ऑर्डर ऑफ a कॉमा n। ओके, तो इन 5 प्रॉपर्टीज को आपको ध्यान रखना है। प्रूफ ध्यान रहे ना रहे, बट आपको रिजल्ट जरूर पता होना चाहिए। ये रिजल्ट आप बहुत बार यूज करोगे, डायरेक्टली हमें ये पता चल जा रहा है कि a का ऑर्डर पता है, तो बाकी ए से जो जनरेट हो रहे हैं एलिमेंट्स उनका ऑर्डर कैसे निकलेगा, इसको आप मतलब ये काफ़ी मतलब बेटर रिजल्ट आपके पास निकल के आ जा रहा है। जो ऑर्डर की डेफिनेशन थी उस डेफिनेशन से काफ़ी बेटर रिजल्ट है ये, तो ये आपके पास बार बार चीज़ें यूज होगी। बाकी जो पिछले 3 हैं वो तो हाँ डायरेक्ट है। मैम इसको एक एग्जांपल दिखा दीजिए। किस चीज़ को, लास्ट को, ये P5 कौन से वाला, प्रॉपर्टी 5। प्रॉपर्टी 5। इसको एग्जांपल से हाँ, ये बताया था, जैसे आपने लिया Z7 लिया, तो इसमें एलिमेंट्स है 0 1 2 अप टू 7, अगर मतलब 0 1 अप टू 6। अगर आपका डाउट नहीं है तो फिर आप लिख कर सकते हो। ओके, देन 0 तक ऑर्डर तो मुझे पता है, ये तो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है, इसका ऑर्डर 1 ही होता है। 1 का ऑर्डर हमें पता था, Zn में हम देख चुके हैं 1 का ऑर्डर आपके पास क्या आता है, n आता है। इट मीन्स दैट यहाँ पे 1 का ऑर्डर क्या होगा, 7 होगा। अब जैसे ये बाकी एलिमेंट्स बचे, 2 को आप क्या लिख सकते हो, 1 से जनरेट करवा सकते हो। 2 को मैं 1 पावर 2 लिख सकती हूँ, क्योंकि 1 को 2 टाइम्स 1 पावर 2 मतलब 1 + 1 2, 2 mod 7 2 ही हो रहा, तो 2 को मैं 1 पावर 2 लिख सकती हूँ। 3 को आप 1 पावर 3 लिख सकते हो, एंड 6 को आप 1 पावर 6 लिख सकते हो। 1 को 6 टाइम्स ऑपरेट करेंगे तो क्या आएगा, 1 + 1 + 1 अप टू 6 टाइम्स 6 mod 7 क्या होता है 6, तो 1 पावर 6 को 6 लिख सकते हैं। अब जैसे मान लिया मुझे ऑर्डर ऑफ 2 निकालना है, तो इट मीन्स दैट क्या है, ऑर्डर ऑफ 1 पावर 2। तो अभी अभी आपने देखा था ऑर्डर ऑफ a पावर n क्या होता है, ऑर्डर ऑफ a ओवर GCD ऑफ ऑर्डर ऑफ a कोमा n। n क्या है हमारा 2, तो यहाँ पे 2 आया। 1 का ऑर्डर 7 है तो ये 7 हुआ, ओवर GCD ऑफ 7 and 2, 7 and 2 का GCD 1 आएगा, तो आपके पास आंसर क्या आ रहा है 7। तो इट मीन्स दैट इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। सिमिलरली आप बाकी सभी एलिमेंट्स का ऑर्डर निकाल सकते हो। यहाँ पे 1 पावर 3 लिखोगे जब आप ऑर्डर ऑफ 3 निकाल रहे हो, 1 पावर 6 लिखोगे अगर ऑर्डर ऑफ 6 निकाल रहे हो। ओके मैम